इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां बोबाता ने लुओ फेंग को बता दिया था, अगर तुम कियानवू यूनिवर्स किंगडम में जाकर इंसेक्ट क्लैन को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कंपनी का स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय बनना होगा, जिसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें एंशिएंट ए रीजन में इंटर होना होगा, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ पाओगे। बोबाता की ये बात सुनने के बाद लुओ फेंग इधर रियल में बोलन की तरफ देखने लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और विजुअल यूनिवर्स कंपनी के मीटिंग रूम के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर जियान टियानचेन, किंग ज़ेनियान और लोंगयू आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ किंग ज़ेनियान ने मास्टर जियान टियानचेन और लोंगयू को लॉर्ड यिंग यूहा और माउल के बारे में सब कुछ बता दिया था। जो सब जानने के बाद मास्टर जियान टियानचेन कहते हैं तो इसका मतलब है कि डीमन माउंटेन और ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट में इंसेक्ट लैंड को लाने वाला माउल था। हम देख पाते हैं कि मास्टर की ये बात सुनकर लोंगयू काफी उदास हो जाती हैं। तभी मास्टर आगे कहते हैं, हाउएवर यिंग यूहाओ की आइडेंटिटी का स्पाई होना ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इस पर किंग ज़ेनियान गुस्से में अपना पंच बनाते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमारी ह्यूमन क्लैंस टेरिटरीज के अंदर हम नहीं जानते कि और कितने ज्यादा इंसेक्ट क्लैन के स्पाइस छुपे होंगे। किंग ज़ेनियान को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर लोंगयू आगे बढ़ते हुए कहती हैं, हाउएवर माउल मारा जा चुका है, जबकि यिंग यूहाओ के ऊपर इंसेक्ट लैंड की सील लगी हुई है, यानी कि वो हमें उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी। अब आगे और स्पाइस को ढूंढकर पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ लोंगयू ये बोल रही होती हैं, जबकि हम देखते हैं कि मास्टर जियान टियानचेन के माइंड के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहते हैं, इंसेक्ट क्लैन के स्पाइस को ढूंढने के साथ साथ हमें अपने मेंबर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इंसेक्ट लैंड के साथ फाइट करने के लिए नई फोर्सेस को तैयार करना होगा। ये कहते साथ ही वो कई सारे वॉरियर्स की प्रोफाइल्स को ओपन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लाइट वुका, लुओ फेंग, रोंगजुन, बोलन और लोंगयुन भी होते हैं। उन सभी को देखते हुए किंग ज़ेनियान, लोंगयुन और मास्टर जियान टियानचेन सीरियस होते हुए कहते हैं, एंशिएंट ए रीजन बैटल अभी भी चल रही है। इधर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो बोबाता की बात को सुनते हुए कहता है, एंशिएंट ए रीजन बैटल, मुझे स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय बनने के लिए एंशिएंट ए रीजन का मेंबर बनना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे पहले अपनी बोलन के साथ होने वाली फाइट को जीतना होगा। इस पर बोबाता उसे कहती है, ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, और फिर वो उसके सामने आते हुए कहती है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें अपनी ह्यूमन बॉडी का ब्रेक थ्रू करते हुए डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचना होगा। लेकिन हम भी जानते हैं कि ब्रेक थ्रू कर पाना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हारा फाइट पर फोकस करना बेहतर होगा। और फिर वो आगे बताती है कि इसके अलावा माउल के मारे जाने की वजह से ए रीजन के अंदर एक जगह खाली हो चुकी है, इसीलिए अब दोबारा से मैचेस करवाए जाएंगे। और अब जहाँ पहले तुम्हारे और बोलन के बीच में फाइट होने वाली थी, वहां अब फाइट होगी 6 लोगों के बीच में, जिसमें इन सभी में 1-on-1 फाइट होगी। और फिर जो 3 लोग इन राउंड को जीतेंगे वो आगे बढ़कर एक दूसरे से फाइट करेंगे, और इनमें से जो कोई भी विन करता हुआ चैंपियन बनेगा वही एंशिएंट ए रीजन में इंटर होगा। अब बोबाता के सारे प्लान को जान लेने के बाद लुओ फेंग खड़ा होता हुआ बोलन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके पास जाते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मुझे सेकंड राउंड में आने तक का वेट करना होगा। इस पर माउल उससे कहता है, अगर हम दोनों सेकंड राउंड में नहीं मिले तो इसका मतलब है कि हमारी एबिलिटीज अभी एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। हाउएवर अगर हम अपनी अनफिनिश्ड फाइट को कंटिन्यू कर पाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उसकी इस बात पर हम देखते हैं कि फेंग अपनी फिस्ट बोलन की तरफ आगे बढ़ाता है, जो देखकर बोलन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिस्ट बंपिंग करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक हैं। अब इसके बाद बोलन वहां से जाते जाते लुओ फेंग से कहता है, मेरा सामना करने से पहले एलिमिनेट मत हो जाना। उसकी ये बात सुनकर हम देख ही सकते हैं कि फेंग के चेहरे पर कितनी खुशी झलक रही है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बाकी सभी वॉरियर्स की आपस में फाइट हो चुकी है और लास्ट में हम देखते हैं कि सिर्फ लुओ फेंग और बोलन ही बाकी बचे हैं, यानी कि ये दोनों सभी वॉरियर्स को हराते हुए फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और अब इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होगा। यहाँ बाहर मौजूद सभी वॉरियर्स जो भी इन दोनों की बैटल को देखने वाले होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? तो ज्यादातर लोग बोल रहे थे बोलन ही जीतेगा, और जो थोड़े से लोग बोल रहे होते हैं कि लुओ फेंग जीतेगा, उसे भी टोकते हुए दूसरा पर्सन कहता है, नहीं वो नहीं जीतेगा, ये बैटल जीतने के लिए उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है, जो कि वो अभी नहीं है। चलो छोड़ो, वैसे भी जल्दी फाइट स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि रोंगजुन और लाइट वुका दोनों ही लुओ फेंग और बोलन की बैटल को देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा और कौन अब ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ हमें लुओ फेंग और बोलन की बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले लुओ फेंग बैटलफील्ड में अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट के साथ बहुत ही धांसू एंट्री करता है। वहां आते उसने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आसमान में मौजूद सभी बादलों को दूर हटा दिया था। ये देखकर फेंग की फैमिली और बाहर मौजूद ऑडियंस सभी इस फाइट को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। किंग ज़ेनियान भी बड़े ही गौर से फेंग की इस एंट्री को देख रहे होते हैं।
बाहर मौजूद ऑडियंस तो जोर जोर से फैंक को चेयर अप कर रही थी। इसी के साथ बैटलफील्ड में एंट्री होती है बोलन की। वो तो वहां पर स्पेस एंड टाइम डायमेंशन के अंदर क्रैक डालते हुए उसके अंदर से अपने साइथ के साथ बाहर निकलता है और बोलन की इस एंट्री को देखकर बाहर मौजूद ऑडियंस तो जैसे पागल हो जाती है। और अब एक लंबे समय के बाद हमें बोलन के फेस के ऊपर भी फर्स्ट टाइम स्माइल देखने को मिलती है, जो कि लुओ फैंग के साथ होने वाली फाइट की वजह से है। आप सभी दोस्त स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि लुओ फैंग और बोलन को एक दूसरे के आमने सामने फाइट के लिए तैयार हुआ देखकर ये सारी की सारी ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। इन सभी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता और ये लोग बहुत ही ज्यादा जोर जोर से बोलन और लुओ फैंग का नाम चिल्ला रहे होते हैं। ये सब देखते हुए लोंगयू मास्टर जियांटियान चैन से कहती हैं, लुओ फैंग और बोलन पहले ही लोंगयून को हरा चुके हैं। अनएक्सपेक्टेडली कई राउंड्स तक फाइट करने के बाद फाइनली अब ये दोनों दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस पर मास्टर जियांटियान चैन उनसे कहते हैं, लुओ फैंग और बोलन के बीच की इस फाइट से सिर्फ एंशिएंट ए रीजन के नॉमिनेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि इन दोनों की इस फाइट से हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस जनरेशन का नंबर 1 ट्रू जीनियस कौन है। किंग ज़ेनियन इनकी ये बातें बड़े ही गौर से सुन रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर जियांटियान चैन लुओ फैंग और बोलन की फाइट को स्टार्ट करवा देते हैं। फाइट स्टार्ट होते साथ ही लुओ फैंग बिना टाइम गवाए अपने गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट के साथ बोलन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ बोलन भी कहां पीछे हटने वाला था, वो भी अपने साइथ को लेते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फैंग के वेपन के साथ अपने वेपन को टकराता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार इंपैक्ट क्रिएट होता है और लुओ फैंग और बोलन दोनों ही पीछे जाकर दीवारों के साथ टकरा गए थे। इससे पहले के फैंग दोबारा से बोलन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाता, तभी बोलन बड़ी तेजी के साथ उसके नजदीक आते हुए उसके ऊपर अपने साइथ के साथ अटैक करने लगता है, जिसे फैंग ने डॉज कर लिया था। और फिर वो जल्दी से अपनी कई सारी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म्स के साथ बोलन के ऊपर हमला करवाना शुरू कर देता है, जो कि फैंग का स्पिरिचुअल अटैक होता है। बोलन अपने साइथ के साथ बड़ी आसानी से फैंग की सारी स्वॉर्ड्स को डिफ्लेक्ट करता जा रहा होता है कि तभी अचानक से फैंग बड़ी तेजी के साथ आते हुए बोलन के पेट में एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से बोलन भी उड़ता हुआ दूर जा लगता है। पर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से अपने साइथ के साथ फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे फैंग डॉज कर रहा होता है। पर बोलन के ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके खाली जाने के इंपैक्ट से ही आसपास की सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही थी। अब इसी के साथ इन दोनों के बीच में एक स्पीड फाइट होने लगती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने वेपन्स टकरा रहे होते हैं और लगातार एक दूसरे को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। पर कई समय तक एक दूसरे को ओवर पावर ना कर पाने की वजह से हम देखते हैं कि बोलन एक जगह पर रुकते हुए अपने वेपन को स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इतने में ही फैंग उसके ऊपर हमला करने के लिए काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका होता है, तो बोलन अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए कई सारे स्लैशेस क्रिएट करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि बोलन के इन स्लैशेस की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लुओ फैंग उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। उल्टा उसे खुद ही अपने गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट को इस्तेमाल करते हुए डिफेंस बनानी पड़ती है। उल्टा उसे खुद ही अपने गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए बोलन के इन सभी स्लैश अटैक्स को ब्लॉक करना पड़ जाता है। तो इसीलिए वो भी बिना टाइम गवाए जल्दी से अपने गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट की 4th फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है और अपने बड़े से गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट को बैटलफील्ड में उतारने लगता है। फैंग को ऐसा करता हुआ देखकर लोंगयू से देखते हुए कहती हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए यूजुअली मैक्सिमम स्पिरिचुअल वेव लिमिट 100 होती है, लेकिन लुओ फैंग तो 300 तक पहुंच चुका है। वहीं बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने अपने बड़े से गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए बोलन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे बोलन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ इन दोनों की फाइट के बैकग्राउंड में हमें लोंगयू की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो किंग ज़ेनियान से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिसेबल डीमन माउंटेन की इस जर्नी में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि जब बोलन ने लुओ फैंग के गोल्ड लीड सेनेट आर्मामेंट की 4th फॉर्म को डिस्ट्रॉय किया था, तो तभी फौरन से लुओ फैंग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ बोलन के ऊपर अटैक करता है, जो कि उसने सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर किया था। पर बोलन को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एक झटके के साथ फैंग को पीछे हटा देता है। ये देखकर तो फैंग भी काफी शॉक होता है। इधर साथ ही साथ हम देखते हैं कि किंग ज़ेनियन बोलन को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जो टेक्निक उसने अभी लुओ फैंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया उसके बारे में हमें बताते हैं। टाइम ओरिजिन लो स्पीड ऑफ टाइम को कंट्रोल करता है और स्पेस ओरिजिन लो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। बोलन इन दोनों को बहुत अच्छे से मर्ज करके इस्तेमाल कर रहा है। ये वाकई जीनियस है। बैटलफील्ड में हम देख पाते हैं कि किंग ज़ेनियन जो भी बता रहे थे वो बिल्कुल सच होता है, क्योंकि बोलन यहाँ पर अपने टाइम ओरिजिन लो का इस्तेमाल करते हुए लुओ फैंग के एक पेट में जोरदार किक करता है और फैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया। वो खुद को संभालते हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तब इतने में ही बोलन उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा था, जिससे फैंग रेयरली ही बच पा रहा होता है, पर ज्यादातर वो बार बार बोलन के हमलों के साथ हिट होता जा रहा था। और इस बीच जब वो बोलन के हमले से बचते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता तो वो बोलन के इल्यूजन में फंस जाता, जिससे तो फैंग और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लग गया था। अब इससे पहले कि वो समझ पाता है कि ये इल्यूजन है कि तभी बोलन ने उसके ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए उसे चट्टानों के अंदर दे मारा था। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए जैसे ही बोलन लुओ फैंग के ऊपर जानलेवा अटैक करने वाला होता है कि तभी फैंग खुद को संभाल चुका होता है और अपनी मल्टीपल इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए बोलन के साइथ को
रोक लेता है। बोलन के इन सभी ट्रिक्स की वजह से फैंग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, इसीलिए वो अपनी मल्टीपल इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म्स को मर्ज करते हुए अपनी पावरफुल गोल्डन इल्यूजन स्वॉर्ड बनाता है। उसके इसको इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर स्पेस टाइम क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। फैंग बिना टाइम गवाए इसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ बोलन के ऊपर इसकी एक डायरेक्ट हिट करता है, जिसे बोलन अपने साइज को सामने करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर फैंग के इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि बोलन इसे ब्लॉक तो कर लेता है, पर इसके इंपैक्ट की वजह से तेजी के साथ नीचे जाते हुए बिल्डिंग के साथ टकराता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस जोरदार ब्लास्ट के बावजूद भी हम देखते हैं कि फैंग का अटैक नहीं रुका था, वो अभी भी लगातार बोलन को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलन ने उसे अपने वेपन के सहारे रोका हुआ था, जिसे रोकने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। पर फिर किसी न किसी तरह करते हुए अपने वेपन के साथ इसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में अपने अपने वेपन्स के साथ दोबारा से तेजी के साथ फाइट होने लगती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के वेपन्स के साथ बहुत तेजी के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसमें बोलन अपने वेपन के साथ साथ अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए लुओ फैंग के हाथों से उसकी स्वॉर्ड छुड़वा देता है। तो इस पर फैंग ने भी तेजी के साथ अपनी किक का इस्तेमाल करते हुए बोलन के हाथों से उसका साइथ ही छुड़वा दिया था। अब क्योंकि इन दोनों के हाथों से अपने अपने वेपन्स छूट चुके हैं, तो ये दोनों ही अपने अपने पंचेस के साथ ही एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहां पर इन दोनों के पंचेस के आपस में टकराने की वजह से वहां पर कितने ज्यादा जोरदार ब्लास्ट हो रहे होते हैं ये भी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। और ये दोनों ही एक दूसरे को लगातार पंचेस मारते हुए इंजर्ड करते जा रहे होते हैं। इन दोनों की ये कॉम्बैट फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग हो रही होती है, जिसमें इन दोनों ने ही अपने अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए लगातार एक दूसरे के जबड़े भी हिला दिए थे। पर इस फाइट में हम देख पाते हैं कि बोलन फैंग को ट्रिक करते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक करके उसे बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा देता है। बोलन की ये किक इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि फैंग कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जा गिरा था। और इसी के साथ बोलन अपने फाइनल अटैक को लेते हुए तेजी के साथ लुओ फैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके नजदीक पहुंचकर उससे कहता है, ये मैच अब यहीं पर खत्म हुआ लुओ फैंग। लुओ फैंग बोलन के इस फाइनल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जल्दी से खुद को संभालता है और फिर अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट की 6th फॉर्म स्वॉर्ड वर्ल्ड को क्रिएट करने लगता है, जिसके क्रिएट होते साथ ही उसके अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड्स निकलते हुए सीधे बोलन के अटैक की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। उसे देखते हुए लोंगियो चौंकते हुए कहती हैं, लुओ फैंग की स्पिरिचुअल वेव्स तो अचानक से बढ़ते हुए 3200 तक पहुंच चुकी है, ये कैसे पॉसिबल है। वहीं इधर बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि लुओ फैंग और बोलन दोनों के ही खतरनाक और पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और किसी को भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। एक दूसरे को हराने के लिए हम देखते हैं कि लुओ फैंग और बोलन दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि फैंग इस अटैक के साथ साथ अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को लेते हुए 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, जो कि सीधा बोलन को डायरेक्ट हिट होता है और इसी के साथ बोलन इस मैच को हार जाता है। अब जैसे यहाँ पर लुओ फैंग को विनर अनाउंस किया जाता है तो बाहर मौजूद ऑडियंस लुओ फैंग को जीता हुआ देखकर खुशी के मारे झूम उठती है और यहाँ पर अब चारों तरफ लुओ फैंग का नाम ही गूंज रहा होता है। लाइट वो का भी चौंकते हुए कहती है, लुओ फैंग ने बोलन को हरा दिया। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी खुशी के मारे झूमने लगती है। और फिर जब वो देखती है कि रोंगजुन लुओ फैंग को विनर बना हुआ देखकर जरा भी एक्साइटेड नहीं है तो वो उसे एक पंच मारती है कि तुम कहाँ खोए हुए हो। इस पर हम देखते हैं कि रोंगजुन स्माइल करते हुए लुओ फैंग को देखते हुए कहता है, स्ट्रॉन्गर बनने का यह सफर बोरिंग नहीं होगा। लुओ फैंग के फादर और उसकी पूरी फैमिली भी उसे जीता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, स्पेशली लुओ फैंग के बेटे। यहाँ अब किंग जेनियान की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। मास्टर लोंगियो और मास्टर कांगबू भी फैंग की इस जीत से काफी खुश होते हैं। वहीं अब बोलन दोबारा से बैटलफील्ड में आते हुए लुओ फैंग को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अभी फ्यूचर में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, हमारे बीच की ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। इस पर ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये सब हो जाने के बाद लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आ जाता है और स्पेसशिप में अपने मन में सोचते हुए कहता है, अब मैं एंशिएंट ए रीजन का मेंबर बन चुका हूँ, अब बस मुझे जल्दी से जल्द डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू करना है।